नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि ऐसे समय में आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि अब तो कोरोना केस में जो रिकवरी रेट है वो काफी हद तक सुधार आ रहा है उसमें। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अब थोड़ा सा चीजें सही होने जा रही हैं। तो इन्हीं सब के बीच में जैसा कि आपसे वादा था कि मैं हर हफ्ते आपके पास लेके आता हूँ एक कॉन्सेप्ट टॉक की वीडियो। जैसे मैंने पिछले से पिछले हफ्ते में हमने बात किया था इंदिरा गांधी के बारे में, इमरजेंसी के बारे में हमने चर्चा किया था। 1971 से लेके 75 के बीच में हमने चर्चा किया था कि कैसे चीजें हुई और कैसे सरकार में ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या चीजें हुई जिसकी वजह से सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी। काफी पसंद किया गया उस वीडियो को, लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया। उसके बाद मैं पिछले ही हफ्ते लेके आया था केशवानंद भारती केस के बारे में, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं चीजें लेके आया था और उसके बारे में भी मैंने लोगों को बताया। वो भी वीडियो काफी देखी गई है। उसके हमने 3 संस्करण लेके आए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। काफी ज्यादा लंबी वीडियो थी, तो एक बार में अगर उसको करते तो लगभग 2.5 से 3-4 घंटे की वीडियो हो जाती। तो हमने उसको 50 मिनट के, 45 मिनट के उसको किया। आज फिर से एक बार मैं लेके आ रहा हूँ, फ्राइडे आ गया है और जैसा कि आपसे वादा है तो मैं हर बार लेके आता हूँ, इस बार भी। लेकिन इस बार मैं जो मुद्दा लेके आ रहा हूँ थोड़ा सा ज्वलनशील मुद्दा है। ये मुद्दा मैं ये कह सकता हूं कि इस मुद्दे के कॉन्सेप्ट पे लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। इस मुद्दे के खिलाफ या इस मुद्दे के फेवर में लोग बात तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक होता है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो चूंकि वीक होता है। बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील मुद्दा है। मैं काफी असमंजस में था कि इस मुद्दे को मैं ले चलूं या ना करूं, क्योंकि YouTube पर है, पता नहीं लोगों की प्रतिक्रिया कैसी आएगी, कैसे लोग सोचेंगे या कैसे लोग इस चीज को देखेंगे। उन सब को सोचते हुए भी फिर मैं एक डिसीजन पे लाया कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। बाय प्रोफेशन मेरा काम है कि मुझे आप लोगों को सच से अवगत कराना। कभी कभी हो सकता है कि मैं सत्य के राह पे चलूं और कभी कभी हो सकता है कि मैं सच आपको दिखाना चाहूं। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हो सकता है कि पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, जिनका हो सकता है कि एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वो सुने कि ये बात इतना है और ये बात आरक्षण की हो रही है, रिजर्वेशन की हो रही है, तो शायद ये वीडियो देखें और उनकी प्रतिक्रिया एक तरफा हो। तो मैं इस सब की चीज पे तैयार भी था, मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरा पढ़ाने का मोटो होता उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो किसी एग्जाम में बैठेंगे, जो कल को किसी न किसी इंटरव्यू में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक स्थान पे पहुंचेंगे शिक्षा के माध्यम से। तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। उनको इस बात का मालूम होना चाहिए, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि बेसिकली जो रिजर्वेशन हमारे देश में चलता है, जो रिजर्वेशन बाहर की कंट्री में होती है, या ये रिजर्वेशन है क्या, ये आरक्षण केवल वो है जो हमें हमारे परिवार द्वारा, हमारे दोस्तों द्वारा, हमारे मित्रों द्वारा हमें बताया गया है, या आरक्षण ये है कि जो भी, या आरक्षण ये है जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं। क्या आरक्षण ये है किसी का अधिकार छीना जा रहा है? क्या आरक्षण ये है कि कुछ लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? इन सब चर्चा पे बात करेंगे। या फिर कुछ लोग का मानना है कि आरक्षण इसलिए है क्योंकि B.R. अम्बेडकर ने संविधान बनाया। कई सारे मतभेद है, कई सारी चीजें हैं, उन सब पे आज मैं कोशिश करूंगा कि 2 भाग में इसको आपको समझाऊं, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, इस बात का भी मैं ख्याल रखूंगा। तो आज का जो मुद्दा है हमारा, आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन को लेकर है। रिजर्वेशन पे बात करेंगे, एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है, इस पे हम लोग बात करें। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा, आरक्षण सही है कि गलत है, आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसका फैसला आप खुद कर लीजिएगा वीडियो देखकर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरक्षण लाने के पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों आरक्षण चाहिए था, क्या कॉन्सेप्ट था आरक्षण को लाने के पीछे,
जो वो संविधान सभा बैठी थी वो आरक्षण पे कुछ चीजें लिख रही थी, और जो हमारे देश के अभी तक चल रहे लोग हैं वो आरक्षण क्यों पाते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट। आज का मुद्दा ही है आरक्षण क्या और, क्लियर है। तो चलिए, उसके पहले मैं आपको बता दूं, कई सारी बातों पे आपसे बात करनी है कि आरक्षण में इतना विवाद क्यों है, किस चीजों पे भी हम बात करेंगे। आरक्षण चाहिए होता है, आवर फेट इन हैंड ऑफ रिजर्वेशन, हमारा भाग्य जो है वो रिजर्वेशन के ऊपर है। इस सब पे हम लोग बात करेंगे कि क्या है। सबसे पहला मुद्दा जो मैं आज बोलना चाहूंगा, कि आरक्षण जो है, अगर हम बात करें आरक्षण को लेकर इतना विवाद क्यों, सवाल क्यों, आरक्षण को लेकर इतना विवाद क्यों, इस बात पे भी हमें बात करनी पड़ी। ठीक है, आरक्षण को लेकर इतना विवाद क्यों। देखिए, अगर हम बात करें तो कुछ लोग का ये कॉन्सेप्ट है, आरक्षण के प्रति उनका ये मानना है कि उनके जो संसाधन रिसोर्सेस है वो छीने जा, मतलब जिन संसाधनों पे हमारा अधिकार है वो संसाधन किसी और को दिया जा रहा है, वो रिसोर्सेस किसी और को दिया जा रहा है। एक तो ये विवाद काफी चलता है, लोग इस पे काफी बात करते हैं कि इस संसाधन पे, इन रिसोर्सेस पे हमारा अधिकार है, हम योग्य हैं इसके लिए, हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इस पे हमारा अधिकार होना चाहिए, और ये अधिकार किसी और को दिया जा रहा है। क्योंकि जब बात रिसोर्सेज की होती है, जब बात किसी चीज के पाने और ना पाने की होती है, तब लड़ाई होनी ही होनी है। जैसे मान लीजिए ये कोई चीज है और ये चीज ऐसी है जिसको पाने के लालसा सबके अंदर है, और ये चीज ये व्यक्ति भी पाना चाह रहा है, ये व्यक्ति भी पाना चाह रहा है, और ये चीज उसको दे दिया जा रहा है कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पे। लो भाई, तुम भले तुम 5 नंबर कम हो लेकिन फिर भी तुम इसको ले लो। तो इस वाले इंसान को ये लगेगा ये चीज का अधिकार तो हमारा था, योग्य हम थे, लेकिन हमारे संसाधन को दे उसको दिया गया, इसलिए ये विवाद चर्चा में रहता है। दूसरा जो इसके विवाद के पीछे का कारण है अपोजिट व्यूज। अपोजिट व्यूज मतलब एक बात को लेकर कुछ लोग इसके फेवर में बात करते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। होता क्या है कि जो रिजर्वेशन का फायदा उठा है, जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है, उसको यह जानकारी दी जाती है कि यह हमारा अधिकार है, इसे हमने लिया है, हमें बहुत दिनों तक शोषण किया गया, उसके विरुद्ध हमारा अधिकार है, तो इसलिए हमको ये चीज मिल रही है, और जो दूसरा पक्ष है वो उसको छीनना चाह रहा है, ये रिजर्वेशन की लड़ाई है, उसके दिमाग में ये भरा जाता है। और जिनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलता, जिनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलता, उनके दिमाग में क्या चलता है कि हमारे रिसोर्सेज या ये किसी के ऊपर ये समानता का अधिकार नहीं है। अगर इक्वलिटी की बात होती है तो दोनों लोग के लिए बराबर इक्वलिटी होनी चाहिए, दोनों लोग के लिए बराबर होना, दोनों लोग के बराबर जो भी नियम है वो बराबर नियम होने चाहिए। अगर आप किसी को एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हो इसका मतलब आप हमारे साथ समानता नहीं रखते। एक तो ये अगेंस्ट और फेवर के बीच में जो व्यूज होते हैं, वो व्यूज के ऊपर जो लड़ाई होती है उस पर बात होती है। कुछ लोग इसके फेवर में बात करते हैं, कुछ लोग। तीसरा विवाद ये है तथ्य या लॉजिक को न मानना। कुछ लोग
इतने ज्यादा जटिल हो जाते हैं, इतने ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, उनके दिमाग में इतनी चीजें भरी रहती है बचपन से। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू का परिवार हो, और उस हिंदू के परिवार में बचपन से ही बच्चे को ये सिखाया जा रहा हो कि मुसलमान गंदे होते हैं, मुसलमान क्रूर होते हैं, या मुसलमानों के खिलाफ उनके दिमाग में भरा जा रहा हो, तो वो हिंदू का जो लड़का है वो भी बड़ा होकर उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट भर जाएगा कि मुसलमान बुरे हो। अब कोई व्यक्ति उसको अगर समझाना भी चाहेगा तो वो इतना अपने बचपन से उस चीज को इतना एडॉप्ट कर लिया है कि वो उसके पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो किसी के द्वारा बताई हुई चीजों को समझकर अपने विचार को बदल सके। विचार बदलना ही नहीं चाह रहा है क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस चीज से आप इतने दिन तक जी रहे हो, अचानक कोई एक सिंपल सा लॉजिक दे दे वो चीज बदल जाए, वो उनको बर्दाश्त नहीं, इसलिए वो इसके खिलाफ, मतलब वो लॉजिक सुनना ही नहीं चाहता है। वो खिलाफ है तो खिलाफ है, फेवर है तो फेवर। इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, तब विवाद बढ़ जाता है और इस विवाद को खत्म करना मुश्किल होगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि तथ्य और लॉजिक को ना मानने वाले लोगों में अगर हम बात करें तो कई सारी चीजें होती हैं। जैसे एक होता है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब हो गया कि आप कंफर्म हो कि ये चीज गलत है, आप कंफर्म हो कि ये चीज सही है, आप उसके ऊपर कोई लॉजिक या कोई डिस्कशन चाहते ही नहीं। ये होता है कंफर्मेशन। मतलब हमें नहीं सुनना, आप कुछ बताओगे तो भी कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा, हम मान चुके हैं कि वो चीज गलत है, अगर आप उसके लिए सही बोलोगे तो मेरे लिए आप भी गलत हो। इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है उस तरीके के लोग कंफर्मेशन बायस कहलाते हैं। वो मानते ही नहीं इस चीज को, ऐसी भी चीजें होती। सेलेक्टिव अवॉइडेंस दूसरा एक शब्द आता है। सेलेक्टिव अवॉइडेंस मतलब हम उस चीज को अवॉइड ही कर देते, हमें नहीं सुनना, हम एकदम जटिल हो चुके हैं उस बात को लेके, हमें सुनना ही नहीं। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा दूर हो जाते हैं, इतने ज्यादा दूर हो जाते हैं, इतने ज्यादा वो हो जाते हैं, इतने ज्यादा हम उन्हें क्या शब्द दें कि वो लॉजिक को ही झुठला देते हैं। अगर उनको तथ्य की बात करो तो वो तथ्य को भी झुठला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फेक है, ये तुम्हारा लॉजिक फेक है, इस तरीके की चर्चा करो। मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं कि ये विवाद जो है वो मुझे हो सकता है इस वीडियो के अंदर भी देखने को मिले, हो सकता है कि इस वीडियो के नीचे भी देखने को मिले, लोग कमेंट भी करें कि ये गलत है, ये वो है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस पे मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना ही नहीं रहा हूं जो कुछ इस मानसिकता के बैठे हुए। मैं ये वीडियो केवल और केवल आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूं कि आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों दिया जाता है, और इसका सही है कि गलत है ये फैसला मैं आप पे छोड़ूंगा। आप बताएंगे कि इसको देना चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मैं ब्राह्मण हूं, पहली बात मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, और मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं मिलता है। मैं अनरिजर्व कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रिजर्वेशन के पक्ष में हूँ। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि जो वंचित वर्ग हैं उनको समाज के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्हें कुछ स्पेशल चीजें दी जाती हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रिजर्वेशन के पक्ष में हूँ तो इसका कतई मतलब नहीं है कि जितनी भी चीजें हमारे देश में चल रही हैं, रिजर्वेशन के ऊपर जितने भी रूल्स अभी तक चल रहे हैं, मैं उन सबके पक्ष में हूँ, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, जो हम आगे चर्चा करेंगे तो सुधार कैसे हो सकता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके की वीडियो आज लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए।
अगर मैं बात करूं कि मेरी वीडियो जो देख रहे हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कि आपको क्या होना पड़ेगा, किस तरीके की चीजें आपको करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज जो आपको समझ में आती है वो ये है कि आपको इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, इस बारे में आपको समझना है। यह सोचकर या इस मानसिकता से बैठकर आप ये वीडियो मत देखिएगा इस पर रिजर्वेशन के सपोर्टर हैं, इसलिए वो रिजर्वेशन के फायदे के बारे में बात करेंगे। जरूरी है इस तरीके से आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको नुकसान होगा, फिर इसका कोई फायदा नहीं है वीडियो को देखने का। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ या जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें ऑब्जेक्टिव पहले में ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार उस बात पर चर्चा कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको लॉजिक समझना है कि है क्या रिजर्वेशन, ये चीज क्या है, ये क्या पहले हमारे देश में ही जन्म लिया या दुनिया भर में ये चीजें चलती हैं, और चलती हैं तो किस लेवल पे चलती है, क्या इसके कैटेगरी होती है रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन एक्चुअल में क्या है उस चीज को, या जो अभी तक आपके दिमाग में भरा गया वो सच है या जो आज पढ़ाया जा रहा है वो सच है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में सही होना चाहिए। दूसरा, न्यूट्रल होकर वीडियो देखना है। न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ होकर। तटस्थ का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज पे विचार कर रहे हो तो आप इस बात पे कोई आपका प्रॉफिट हो रहा है क्या आपका लॉस हो रहा है, इस चीज को आपको ध्यान में नहीं देखना है। आपको ध्यान देना है तटस्थ होकर कि जिसका भी प्रॉफिट है जिसका भी लॉस है वो सही हो रहा है कि गलत है। मतलब आपको एकदम न्यूट्रल होकर देखना है। आप इसके फेवर में हैं या थे अभी तक तो अभी आप उसको छोड़ दो, आप इसके अगेंस्ट में हैं या थे अभी तक तो आप उसको छोड़ दो। आप न्यूट्रल होकर ये वीडियो देखिए, आप ना इसके फेवर में है ना इसके अगेंस्ट में। आप देखिए जो यहाँ पे बताई जा रही है चीजें वो किस हद तक सही है, और मैं एक्सेप्ट करूंगा अगर आप कोई भी जेन्युइन कमेंट देंगे, जेन्युइन बातें करेंगे। आप डायरेक्ट आप विरोध कर देंगे या डायरेक्ट कोई आर्गुमेंट ऐसा देंगे जो लॉजिकल ना हो तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ कोई ऐसी बात आप करते हो जिसको जो मुझे जेन्युइन लगेगा कि हाँ ये भी मुद्दा है इसे स्वीकारना चाहिए तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, और अगली वीडियो जब भी मैं लेके आऊंगा तो मैं उसकी चर्चा भी उस पर करूंगा क्या है। ठीक है, एक तो न्यूट्रल होकर आपको ये वीडियो देखना है, ऑब्जेक्टिव इसका सही होना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको समझना है वो है इम्पार्शियल, या आप कह सकते हैं निष्पक्ष होकर आपको ये फैसला लेना है। किसी के पक्ष में नहीं आपको फैसला लेना है, आपको वीडियो देख के निष्पक्ष होकर फैसला लेना है कि ये सही है या फिर ये क्लियर है। बात समझ में आ रही है सबको? तो यहाँ पे आपको निष्पक्ष होकर फैसला लेना है, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 2 पार्ट में वीडियो लेके आऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। ये भी पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 1 पे बात करेंगे, फिर मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा। जो बची हुई चीजें होंगी वो पार्ट 2 में खत्म करेंगे और तुरंत लेके आऊंगा। ऐसा भी नहीं है कि काफी दिनों के बाद लेके आऊंगा। पार्ट 1 आज, 1 घंटे बाद मैं पार्ट 2 पे भी बात करूंगा और वो भी चीजें आपको समझ में आएगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि तटस्थ होकर आपको वीडियो देखना है, निष्पक्ष तरीके से आपको फैसला लेना है, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। किसी आप जब किसी फैसले पे पहले ही पहुंच चुके हैं तो उसके बाद अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बताइए क्या मतलब है इसका, कोई मतलब रह जाएगा। अब पहले ये बात मान चुके हैं कि हमें आरक्षण नहीं मिलता है, मैं आरक्षण का विरोध करूंगा, तो उसके बाद ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप तो पहले ही मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं पहचान पा रहे, आप पहले से ही एक डिसाइडेड फैक्टर में, तो वो गलत। क्लियर, आप पहले डिसाइड कर लीजिए, आप पहले पढ़ लीजिए, जान जाइए एक्चुअल में, तो आप समझ गए। और मुझे मालूम है जितने भी लोग रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जितने भी लोग रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो कभी भी इस तरीके का फैसला, इस तरीके का डिसीजन नहीं लेते। क्लियर? चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आरक्षण का
मेन कॉन्सेप्ट। आरक्षण का मूल धारणा क्या है, बेसिक है, आया कहां से, इस चीज को समझने के लिए आपको कई सारे एग्जाम्पल के साथ मैं समझाना चाहूंगा। अगर मैं आपको बात करूं पहले एग्जाम्पल कि आरक्षण बेसिकली होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है कि आरक्षण बेसिकली है ठीक है, इसकी मूल धारणा के बारे में हम लोग बात करें। सबको क्लियर है? चलिए देखो, अगर हम मूल धारणा के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कोई परिवार है, कोई फैमिली है, एक्स फैमिली है, ठीक है, कोई एक परिवार है एक्स फैमिली, और ये जो परिवार है मध्यम वर्ग का परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली, इनफैक्ट आप कह सकते हो निम्न मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कोई दिक्कत नहीं। इस फैमिली में दो बच्चे हैं, एक बच्चा ए है और एक बच्चा, साधारण सी बात है, समझने का प्रयास करिएगा। फैमिली में दो बच्चे हैं, एक बच्चा ए है, दूसरा बच्चा बी है, और इस फैमिली की इतनी ही कैपेबिलिटी है कि वो अपने दोनों बच्चों को या अपने परिवार में केवल 2 लीटर जूस पिला सकता, केवल 2 लीटर ही जूस पिला सकता है या 4 लीटर जूस पिला सकता है। इतनी कैपेबिलिटी है उस परिवार कि वो अपने दोनों बच्चों को, वो अपने परिवार में केवल 2 लीटर जूस ही अफोर्ड कर सकता है। उस तरह उसके पास क्षमता ही नहीं, वो नहीं कर सकता। तो साधारण सी बात है कि अगर 2 लीटर जूस की बात चले, 1 लीटर दूध ए को मिलेगा, 1 लीटर दूध सी को मिलेगा, तो क्या देखते, दोनों को समानता का अधिकार है, कि हमें मालूम है। समानता का अधिकार यही कहता है कि दोनों को 1-1 लीटर दूध दे दिया जाए। लेकिन मान लीजिए डी जो है बीमार पड़ जाता, कमजोर हो जाता, डॉक्टर के पास डी को ले गया, डॉक्टर ने कहा कि ये वीक हो गया है, ये फिट नहीं है, ये कमजोर हो गया है, ये इसको अब थोड़ा सा डाइट में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, इसको अगर थोड़ा सा ज्यादा डाइट मिलेगा, ज्यादा जूस मिलेगा, ज्यादा खाना मिलेगा, तो ये अच्छा हो जाएगा। कुछ महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद सही हो जाएगा। क्योंकि परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 2 लीटर को 3 लीटर में बदल दे और इसको 2 लीटर देना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। एफोर्ड वो 2 ही लीटर कर सकता। ऐसी सिचुएशन में अगर ये आपका परिवार है, हमारा परिवार है, किसी एक व्यक्ति का परिवार, परिवार की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अब 2 ही लीटर आपके पास है, 2 लीटर में 1 लीटर इसको देते हैं, 1 लीटर इसको देते हो। अब चूंकि ये कमजोर हो गया तो आप क्या करोगे, इस 1 लीटर को आप क्या करोगे, इसको आप 2 लीटर दूध दे दोगे, इसका दूध कुछ समय के लिए आता है, या फिर आप क्या करोगे, इसको आप आधा लीटर दूध दोगे और इसको आप क्या कर दोगे, 1.5 लीटर दूध, यही करोगे। उतने समय तक दोगे
बढ़ोगे जितने समय तक ये ए के बराबर ना आ जाएगा, ए से फिट ना हो। मेरी बात समझ लो। अब यहां पर चूंकि आप समानता नहीं देख रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आपने इसको, ये चूंकि कमजोर था, तो इसको मजबूत बनाने के लिए या ए के बराबर लाने के लिए या ए जैसा बनाने के लिए आपने क्या किया, इसके दूध में वृद्धि की। और वो वृद्धि कहां से किया आपने? ए के ही जो मटेरियल था, ए का ही जो 1 लीटर दूध था, उसी में से कुछ कम करके आपने क्या कर दिया, बी को दे दिया। अगर ये आपके परिवार में होता, मान लो कि आपके परिवार में, किसी के परिवार में ऐसा है, 2 बच्चे, मान लो हमारी परिवार है, एक बच्चा ए है, बी दूसरा बच्चा है, और अगर दोनों बच्चों में, मान लीजिए परिवार में जिस समय ए पढ़ रहा था उस समय परिवार के पास काफी पैसा था, तो परिवार ने ए को अच्छी शिक्षा दे दी, लेकिन किसी वजह से बी को वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पा, तो ये ए की जिम्मेदारी हो जाती है, या उस परिवार की जिम्मेदारी हो जाती है, या उस बच्चे की जिम्मेदारी हो जाती है जिसको परिवार ने शिक्षा दिया, कि वो अपने छोटे भाई यानी बी को, जिसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, उसको हाथ पकड़ के या उसको आगे बढ़ाने में मदद। ऐसा होता है, आपके परिवार में भी होता होगा, हमारे परिवार में भी होता, सबके परिवार में ये चीज होती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसको मालूम है कि इसको वो सारी चीजें नहीं मिली जो मुझे मिला है, ये मेरा अधिकार है कि मैं इसको लेके चलूं अपने साथ। जब बात आपके परिवार की होती है तब आप इस बात पर सहमत होते हैं, लेकिन यही बात जब सामाजिक रूप से आ जाती है तो आदमी उस पर सहमत नहीं है। कई सारे ऐसे फिलोसफी वाले हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बात कही है, अगर व्यक्ति समाज को अपना परिवार समझने लगे, जैसे वो अपने परिवार में चीजों को रखता है, नजर रखता है, उसी प्रकार वो सोसाइटी को रखने लगे, तो चीजें आज इतनी प्रॉब्लमेटिक होती ही नहीं, इतना विवादित चीजें होती हैं, समझा जाता है। यहां पर वही चीज, एक और एग्जांपल देके आपको मैं चीजों को समझाता हूं। जैसे मान लो कोई मैच है या कोई रेस हो रही है, या कह लो कि वॉलीबॉल हो, सॉरी बास्केटबॉल, ये ग्राउंड सेम है, तो यहां पे बॉल डालो, एक खिलाड़ी है और एक और खिलाड़ी, इस खिलाड़ी के हाइट 6 फीट है और इस खिलाड़ी की हाइट 4, किसी भी कारण से 4 फीट हो सकती है, छोटा रह गया हो, या किसी ऐसे समाज से आता हो, किसी ऐसे देश से आते हो जहां अमूमता ऐसी हाइट रहती है। अब चूंकि नियम सेम है, फील्ड सेम है, बास्केटबॉल का कोर्ट सेम है, ये जो हाइट है वो 10 फीट की है। मैं आपसे पूछूं, क्या ये 6 फीट के खिलाड़ी और 4 फीट के खिलाड़ी के बीच में जो मैच हो रहा है, क्या ये समानता है? क्या ये इक्वालिटी का मैच है? मैं ये जानना चाहता हूं। क्या ये इक्वालिटी का मैच होगा? आप कहोगे नहीं। नियम सेम है, रूल सेम है, आप भैया हमारे पास नियम सेम है, कोर्ट सेम है, फीस सेम है, अगर आप खेल पाओ तो आओ, नहीं खेल पाओ तो बताओ, आप खुद खेलेंगे। आपके घर में कभी ऐसा मैच हो, बड़े भाई, बड़े लोग और छोटे लोग मैच खेल रहे हो, हम लोग खेलते थे, हमारे घर में बड़े भैया लोग होते थे, उनके साथ हम लोग मैच खेलते थे, तो आपने देखा होगा अमूमन क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे कहा जाता है हम आपको 2 बार का चांस देते हैं, जैसे हम लोग 1 बार आउट होते हैं, हम आपको 2 बार आउट करेंगे, ठीक है, तुम्हारे पास 2 बार मौका रहेगा तो खेल सकते हैं। या हम लोग वहां पे ये डिसाइड कर लेते हैं, वहां पे ये बोल देते हैं तो
तो फिर होता क्या है, तो आप क्या कहते हो अमूमन कि आपको 2 बार मौका मिलेगा। दूसरी चीज आप क्या कह रहे थे, चलो हम लोग के लिए वो बाउंड्री रहेगी, लेकिन तुम लोग के लिए अगर उसी को पार कर दोगे तो वो छक्का होगा। क्या करते हो, छोटे बच्चों को आप देते हो कि नहीं, मौका देते हो? क्यों? तो क्या आपको लगता है कि ये उसके काबिलियत से बाहर की चीज है, हम कर सकते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, वो नहीं कर सकता, हम उसको मौका देते हैं, वो समानता होती है। जब ये कोड इसके लिए कितना डालना है, केवल 4 फीट ऊपर, और इसके लिए कितना ऊपर है, 6 फीट ऊपर है, तो क्या यहाँ पर व्यक्ति की मंजिल दोनों खिलाड़ियों के लिए क्या ये समानता है? तो आपको नहीं, कैसे हो सकता है? नहीं समानता। इसके लिए तो पहले से ही मैच हार गया, पहले ही बाहर हो गए। जब पे इसको 6 फीट उछल के डालना है, इसको 4 फीट उछल के डालना है, तो इसके लिए तो ज्यादा आसान है ना। यहां पर अगर दोनों के लिए कुछ ऐसा कर देते, इसके लिए ये कर देते कि तुम्हारा 1 बॉल 2 के बराबर माना जाएगा, या तुम्हारे लिए ये कोड इतना नीचे कर देते, दोनों की डिस्टेंस 4 फीट के लिए रख देते, जैसे इसके लिए 10 फीट हटा के हमने यही कर दिया, बोला कि तुम भी अगर यहाँ डाल दोगे 4 फीट तो तुम्हारे लिए ये सही हो जाएगा, तब कहीं जाके समानता होगी। व्यक्ति से और मंजिल की दूरी समान होनी चाहिए। नियम समान भी एक तरीके का होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि नियम समान होना क्या होता है और व्यक्ति से मंजिल की दूरी समान होना क्या होता है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लो किसी परीक्षा की कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, 2 तरीके के बच्चे हैं, एक एक्स है और एक वाई। अगर हम एक्स की बात करें, अगर मैं एक्स बच्चे की बात करूं, तो ये जो एक्स है, इनके जो फादर हैं, आइए, इसका जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम का। एक्स के बारे में अगर बात करें तो एक्स के पास अच्छी सुविधाएं दी गई, अच्छे, क्योंकि पिताजी आईएएस हैं, अच्छी नौकरी में है, और ये बाहर अच्छी सिटी में रहता है, मेट्रो सिटी में भी रहता है, दिल्ली उल्ली में रहता है। इसके साथ जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा है, एनवायरमेंट, इंग्लिश बोला जाता है कि स्कूल में भी, जाहिर सी बात है, अगर फैमिली अच्छी है तो उसको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाए, इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ता है, इसको ट्यूशन भी मिलती है, गाइडेंस भी मिलता है, इसको टीचर भी अच्छे मिले, और ये 12th जो है वो मार्च 17 साल में पास कर देता। उसके बाद 3 साल और लिया, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पास कर। ये भी लगता है क्या कर रहे हैं, आईएएस या पीसीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी। वहीं पर एक बच्चा वाई, अगर मैं वाई के लिए बात करूं तो ये किसी गांव में, ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, इसके बाद ज्यादा ट्यूशन के कोई सुविधा ही नहीं, नो ट्यूशन, गाँव में कोई वैसे सुविधा नहीं रहती, कोई ट्यूशन नहीं है इसके पास, हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम, तो इनके परिवार से मम्मी पापा जो है वो इलिटरेट है। इलिटरेट का मतलब कि सामाजिक चीजें जानते हैं, लेकिन आईएएस पीसीएस क्या होता है, पढ़ाई से संबंधित क्या होता है, वो चीजें उनको नहीं मालूम। इस तरीके के कोई ऐसा उनके पास नहीं है, गांव का लड़का है, कोई बढ़िया टीचर भी नहीं है, और इसने मान लो उल्टे पड़ते 12th जो है वो 20 साल में पास किया, और ग्रेजुएट होते होते इसको 25 साल में, और इसका भी मन है कि मैं अपने घर में कुछ बढ़िया करूं, कुछ बड़ा करूं, आईएएस पीसीएस करूं। अब मुझे बताओ, आईएएस के पेपर सेम रखा जाए, आईएएस के जितने अटेम्प्ट इसको मिलेंगे उतने ही अटेम्प्ट इसको दिए जाए, जितना जो क्वेश्चन इसके लिए होंगे उतने क्वेश्चन
इसके लिए हो जाए, जो मार्किंग स्कीम इसके लिए है वही मार्किंग स्कीम इसके लिए हो जाए। आप मुझे बताओ क्या ये बराबर का समानता हुआ? क्या ये इक्वलिटी कहलाएगी? क्या ये समानता कहलाएगी? इसको और इसमें फर्क है कि सपना दोनों ने एक देखा, लेकिन ये यहां से निकला और ये यहां से निकला। अब जब ये यहां से निकला है तो इस रेस में अगर मैं कहूं कि आईएएस की एक रेस है और यहाँ पर अगर ये वाला बच्चा यहाँ खड़ा है तो ये वाला जो बच्चा है वो तो आधी दूरी पहले ही तय कर चुका है, इसको तो यहीं तक जाना है और इसके लिए दूरी लंबी हो जाएगी। कहां पे समान? व्यक्ति से मंजिल की दूरी समान कहां? ये फर्क होता है इस चीज को कंट्रोल करना, यहां पर समानता। उम्मीद है कि आप इसका मूल धारा समझ रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहां से ये जड़ शुरू हुई, कहां से ये रूट शुरू हुआ। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा इक्वालिटी क्या होती है। समानता क्या हो? व्हाट इज इक्वालिटी? समानता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात। समानता और भेदभाव, इसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में मैंने आपको समझा दिया लॉजिक क्या है। सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे समानता क्या है, भेदभाव क्या है, क्यों आरक्षण की आवश्यकता पड़ी, किस तरीके का आरक्षण हमें दिया जाता है और हमें किस तरीके का आरक्षण चाहिए, सिस्टम में क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, क्यों आरक्षण देना चाहिए, क्यों आरक्षण किन लोगों को नहीं देना चाहिए, उन सब पे हम लोग सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। आई होप कि आपको पहला पार्ट अच्छा लगा होगा। सेकेंड पार्ट 1 घंटे में आ जाएगा, चिंता मत करिएगा। वीडियो को पसंद जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो, और सेकेंड पार्ट के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।